नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 13वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 12 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं, जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही जगह से संपूर्णता से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे दे दी जाएगी। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए भी हम लोग एक टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो लोअर पीसीएस लिख करके 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो कनिष्क ने शक संवत निम्नलिखित में से किस तिथि को चलाया था? तो यहां पर 4 तिथियां दी गई हैं और इसका उत्तर है ए 78 ईस्वी में ये जो है शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो शक संवत ये भारत का प्राचीनतम संवत है जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है। और इस पे सबसे महत्वपूर्ण जो जानने वाली बात है कि शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत सरकार ने इसे देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की है और इसीलिए राजपत्र, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसका भी प्रयोग किया जाता है। इससे प्रश्न अभी पूछा भी गया था। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथन दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में 3 कथन दिए गए, हमें इस पे विचार करके उत्तर देना है। औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा आक्रमण किया गया था। औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा, जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। औरंगजेब ने नैरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। तो ये 3 कथन इसमें से जुड़े हुए, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो औरंगजेब पर नादिर शाह का आक्रमण नहीं हुआ था, ठीक है। ये मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मुगल भारत पर। दूसरा कि औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। तो ये वाक्य तो सही है कि औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब के नौरोज उत्सव को समाप्त कर देने से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो इस आधार पर केवल और केवल 2 सही है कि औरंगजेब की दक्षिण अभियान की जो उसकी लालसा थी, जिसमें बहुत अधिक श्रम और संसाधन खर्च हुए और इस कारण से उत्तर भारत पर वो उतना अधिक ध्यान नहीं दे सका और मुगलों का खजाना भी खाली हो गया दक्षिण के अभियान के वजह से। तो ये सीधे सीधे कारण है कि मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में ये है, ठीक है। तो हमारा केवल 2 उत्तर होगा, तो बी हमारा उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट मचाई थी। औरंगजेब के दक्षिण अभियान से जनधन की अत्यधिक क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका। अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नौरोज उत्सव को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया और झरोखा दर्शन को भी इसने समाप्त कर दिया, हालांकि ये मुगल साम्राज्य के पतन के कारण नहीं रहे। अब आ गए हम तीसरे प्रश्न पर। तो 4 यहां पर रचनाएं दी गई हैं और पूछा यह जा रहा है कि कौन सी इसमें से एक रचना है जो कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। मेघदूत, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम और पंच सिद्धांतिका। तो देखिए, पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर द्वारा जो है लिखी गई है और इसलिए ये कालिदास की रचना नहीं है। तो तीसरे का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़िए। तो यहाँ पंच सिद्धांतिका की रचना ब्राह्मीर ने की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गुप्त काल के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, तो बड़े डिटेल में यहाँ पर इसे कवर किया गया है। ये आपके काम का डाटा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये
अभी मैं मिटा देता हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप अच्छे से इसका ले पाए। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जाने का समर्थन किया किन लोगों ने, यह पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो 2 और 3 सही है, तो बी हमारा उत्तर है चौथे का। आइए व्याख्या देखें, बहुत ही अच्छे ढंग से यहां व्याख्या लिखी गई है। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की भविष्य की कार्य योजना क्या हो, कांग्रेस किस हिसाब से काम करे, इस बिंदु पर कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। तो एक तो यथास्थितिवादी जिन्हें परिवर्तन विरोधी कहा गया, तो नो चेंजर्स, और दूसरे परिवर्तनवादी यानी प्रो चेंजर्स में कांग्रेस विभाजित हो गई। तो यथास्थितिवादियों का क्या कहना था? इनका कहना था कि हमें खादी को बढ़ावा देना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए काम करना चाहिए, अस्पृश्यता निवारण के लिए काम करना चाहिए, स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए, जैसे रचनात्मक कार्यों को हमें करना चाहिए, और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो विधान परिषदें बनाई गई हैं उनके चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए। तो प्रमुख यथास्थितिवादी नेता कौन थे? तो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी, ये लोग थे। लेकिन ये जो परिवर्तनवादी थे जिन्हें प्रो चेंजर्स कहा गया, इन्होंने ये तर्क प्रस्तुत किया कि विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार उचित नहीं है, क्योंकि हम इसका प्रयोग यानी विधान परिषदों का प्रयोग राजनीतिक संघर्ष हेतु कर सकते हैं और सरकार को परेशान कर सकते हैं। तो प्रमुख परिवर्तनवादी नेता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, और इन्हीं लोगों ने अंततः कांग्रेस के अंदर रहते हुए ही 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। तो ये पूरी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे बहुत बात नहीं होती इसलिए थोड़ा व्याख्या पर हम लोगों ने ध्यान दिया। 5वां प्रश्न है, किसकी पदावधि में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड केनिंग। तो 5 का हमारा जो उत्तर है वो है लॉर्ड रिपन। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। तो लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता था कि ये उदारवादी है, और इसी के समय में महिलाओं और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए गए, जिसे प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। 6ठे प्रश्न पर हम आ गए, और पहले ही मैं बता रहा हूं ये बहुत कठिन प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो कुल 3 चीजें लिखी गई हैं। 1813 का चार्टर्ड एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। तो प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद पर तो आप कंफर्म ही होंगे, लेकिन ये 2 जो है यही आपको भ्रमित कर रही होगी, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। तो ये तो 2 हमको 1 और 3 तो पता है, लेकिन 2 क्या है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये तीनों के तीनों सही है। तो 6 का हमारा उत्तर है डी। तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी कमेटियां और भी बनी हैं शिक्षा पर। ठीक है, 7वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा, वात्राग वर्षा और संवहनी वर्षा। तो निश्चित रूप से डी संवहनी वर्षा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। अब इस प्रश्न में क्या है? तो बांध है और नदियां हैं, और पूछा यह जा रहा है कि इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो 3 तो सही सुमेलित है, एक सही सुमेलित नहीं है, उसे ही हमें छांटना है। तो गांधी सागर बांध, चंबल नदी, जैकवाड़ी बांध, गोदावरी नदी, नागार्जुन सागर बांध, गंगा नदी, और टिहरी बांध, भागीरथ नदी। तो ये नागार्जुन सागर बांध गंगा नदी पर नहीं है,
ये तो निश्चित रूप से गलत है, ये कृष्णा नदी पर है और इसलिए सी का हमारा जो उत्तर है, सॉरी 8 का जो हमारा उत्तर है वो है सी, कृष्णा नदी। तो यहां पर व्याख्या दी गई है। हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? अमरकंटक की पठार, मालवा पठार, मैकाल पहाड़ियां, विकल्प ए और सी। तो इसका उत्तर है विकल्प ए और सी दोनों। आइए थोड़ा व्याख्या को देखा जाए। तो एक गैर लोहिक धात्विक खनिज है जो एल्युमिनियम के निर्माण में सहायक होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में प्राप्त की जाती है। उत्तम किस्म के बॉक्साइट में 50 से 60% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड रहता है, ठीक है। और भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां एवं बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचतलमाली में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम 10वें प्रश्न पे आ गए हैं। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो 4 कथन यहां पर हमें दिख रहे हैं। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। तो डी इसका उत्तर है, ये सभी के सभी इसमें होते हैं। तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिसमें जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के गुणों को निर्धारित करते हैं। 11वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी। निश्चित रूप से ये सिक्किम है। तो 11 का हमारा जो है उत्तर वो है बी। आइए थोड़ा व्याख्या देख लें। तो वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। तो जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम हमारा भाग नहीं बना था। तो सिक्किम के विदेशी, राजनीतिक और संचार संबंधी विषय भारत सरकार के पास केवल थे। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके सहयोगी राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया गया। यहाँ ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ तब उस समय सिक्किम का राजा कौन था? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा उत्तर। 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न में से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कुल 4 कथन दिए गए हैं। कौन सा मूल कर्तव्य में शामिल है ये पूछा जा रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना विकसित करना, सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, केवल और केवल बी है। वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार आदि की भावना को विकसित करना चाहिए नागरिकों को, ये मूल कर्तव्य में कहा गया है। और 12 का हमारा उत्तर जो है वो है बी। तो यहाँ पर लिखी गई है बातें। आगे बढ़ेंगे हम। 13वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 10, 9, 7, 5। तो देखिए, ऐसे कोई विषय है तो 2 जज भी सुन लेंगे, सिंगल बेंच भी सुन लेगी, 3 जज भी सुन लेंगे। लेकिन संविधान के किसी प्रावधान
के बारे में अगर डिस्कशन करना है, उसका अगर निर्वचन करना है, तो 5 जज होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और 145(3) में लिखा गया है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ही की जानी चाहिए, यानी 5 न्यायाधीश तो बैठने ही चाहिए जब संविधान से जुड़े हुए किसी प्रावधान की व्याख्या करनी हो। 14वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो संघ राज्य क्षेत्र है और दूसरे तरफ है कि वो किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत शासित होते हैं। अब यहाँ क्या हम दिमाग लगा सकते हैं, अगर उत्तर हमें नहीं पता हो, हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा संघ शासित क्षेत्र किस राज्य के नजदीक है, तो वो उसी से जोड़ा गया होगा। जैसे लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से केरल से ही नजदीकी बनाता है, ये केरल के पास, तो सी का 1 होगा। अगर इस तरीके से देखें तो ए इसका उत्तर आपको मिल गया है। हालांकि बहुत सारी चीजों को आप जानते होंगे। अंडमान निकोबार ये कलकत्ता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दमन और दीव ये बंबई से जुड़ा हुआ है। पुदुचेरी ये मद्रास से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए का 3, तो ये ए हमारा उत्तर है। यहां पर सारी चीजें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में लाल जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में कुल 5 चीजें दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें लाल जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा है। तो जीन थेरेपी, औषधि प्रशासन, फार्माकोजेनोमिक्स, अनुवांशिकी परीक्षण और वायरोथेरेपी। तो पांचों के पांचों जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा है, लाल जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर बड़े डिटेल में एक एक चीजें जो है लिखी गई हैं, आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 4 कथन में से एक असत्य है, उसी को हमें छांटना है। ये तरंगे केवल तभी उत्पन्न होती हैं जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता के अपने सिद्धांत के आधार पर वर्ष 1916 में इसकी भविष्यवाणी की थी। ये प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को दबा या फैला सकती हैं। तो बी, सी और 3D ये सही है और यही असत्य है कि ये तरंगे केवल तभी उत्पन्न होती हैं जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। तो ये गलत है। आइए व्याख्या देखें। तो वैज्ञानिकों के अनुसार काल अंतराल संरचना में छोटी छोटी लहरें उठती रहती हैं जिन्हें क्वांटम विचलन कहा जाता है। हालांकि इन लहरों को देख पाना संभव नहीं होता क्योंकि यह बहुत अधिक सूक्ष्म होती हैं और इस तरह के विचलन ब्रह्मांड के जन्म के समय भी उपस्थित रहे होंगे, जिनके कारण ही महाविस्फोट जैसी विशाल घटना संभव हो पाई। तो और भी चीजें इसमें दी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम 17वें प्रश्न पे आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं। भारत ने प्रथम परमाणु बम का परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया। प्रथम परमाणु बम लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया। तो अब इन दोनों कथनों के बारे में पूछा यह जा रहा है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो 1 और 2 दोनों के दोनों ही सही हैं। तो 17 का हमारा उत्तर सी है। आइए व्याख्या को देखा जाए। तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अंतिम परीक्षण 11 मई 1998 और 13 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में किया गया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। प्रथम परमाणु बम, दुनिया में 2 बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया और दोनों परमाणु बमों का भुक्तभोगी जो राष्ट्र रहा है वो जापान रहा है। तो पहला परमाणु बम जिसका नाम लिटिल बॉय था, ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया और दूसरा परमाणु बम जिसका नाम फैट मैन था, ये 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी शहर पर गिराया गया।
18वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करना है। कुल 4 कथन है जिसमें से एक असत्य है। तो आरडीएस एक विस्फोटक है, तो निश्चित रूप से है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, ये भी। बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में यानी एलपीजी में मीथेन एवं ब्यूटेन पाई जाती है, असल में यही गलत है। तो आइए देखें, तो एलपीजी हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है और इसे ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एलपीजी गैस मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और भी सारी चीजें लिखी गई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है और 19 का जो उत्तर है वो है बी, यूएसए। तो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार अप्रैल-नवंबर 2019, तो यूएसए पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात तीसरे नंबर पे, सऊदी अरबिया चौथे नंबर पे और हांगकांग 5वें नंबर पर रहा। 20वें प्रश्न पर हम आ गए। आर्थिक सर्वेक्षण से ही यह भी प्रश्न है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पंजीकृत किस राज्य में कर्मचारियों की संख्या अधिकतम है? एनपीएस में पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या किस राज्य में अधिकतम है, यह पूछा जा रहा है और उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है और इसीलिए इस प्रश्न को इसमें रखा भी गया है मार्क टेस्ट में। तो परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ये प्रारंभ हुई 22 दिसंबर 2003 से 1 जनवरी 2004 से नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो 30 सितंबर तक एनपीएस में कर्मचारी इतने रहे। एनपीएस में राज्यवार कर्मचारियों का शीर्ष क्रम है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे, महाराष्ट्र चौथे पे। तो 6,26,116 कर्मचारी। 21वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। तो 21 का उत्तर है गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। तो यहां पर लिस्टिंग है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो NH2 काफी महत्वपूर्ण राजमार्ग है और इसलिए यह प्रश्न जो है पूछा गया है। तो वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो लखनऊ इससे नहीं जुड़ता है, तो 22 का हमारा उत्तर है बी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक जाता है। दिल्ली से कोलकाता पहुंचने तक यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से होकर गुजरता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, वाराणसी नगर आते हैं। 23वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाल ही में किस राज्य में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया? तो ये करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर है केरल। आइए थोड़ा देखें ये ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल क्या है। तो केरल में पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया है। तो ये पहला है इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। इसे इंडिया केरला ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज और थुम्बीपुरम के सहयोग से मनाया गया है। इस फेस्टिवल को थुम्बी महोत्सव 2020 नाम दिया गया है और यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, IUCN के सहयोग से WWF
इंडिया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगन फ्लाई उत्सव का हिस्सा है और इसका जो शुभंकर रहा वो है पंटालू। 24वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाल ही में किस बैंक के द्वारा किसानों की साख यानी क्रेडिट का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा उपयोग किया जाएगा? तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उठाया गया है। तो 24 का हमारा उत्तर है सी। तो यहां पे व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न पर हम आ गए हैं। हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया गया है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग। तो नीति आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे सीधे सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की साझेदारी में जारी किया है और इसका उद्देश्य भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करने के लिए चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है। तो इस प्रकार से ये मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये वीडियो जैसा भी लगा हो इस हिसाब से अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।